आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है और अब देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भारत ने 20 जनवरी से अब तक कोविड-19 की 55 लाख खुराकें उपहार के तौर पर उपलब्ध कराई हैं। इनमें भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इसमें भारत का विश्व के प्रति वासुदेव कुटुंबकम का संदेश पूरी तरह से चरितार्थ होता है। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम, और आज के इस एडिशन के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर हम आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJP अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। डॉक्टर नरेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रणाम सिद्धार्थ जी, और श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नरेश से टोल फ्री नंबर 1800-11-5-7-6-7 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश, अगर हम देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो भारत कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान पहले 6 दिनों की अगर हम बात करें तो 10 लाख टीके लगाने के साथ ही विश्व में ऐसा पहला करने वाला देश बन गया है। अगर हम अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका ने इस लक्ष्य को 10 दिन में, स्पेन ने 12, इजराइल ने 14 और इंग्लैंड ने 18 दिन में 10 लाख जो टीकों का टारगेट था उसे हासिल किया। आप विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है सिद्धार्थ, ये फक्र की बात है हमारे देश के लिए और हमारे देश के सभी सिटीजन्स के लिए, खास तौर से उन फ्रेटर्निटी के लिए जो कि इसमें इन्वॉल्व हुए हैं जी। ये टीकाकरण हमारा देश के लिए नया नहीं है। पहले भी बच्चों में जो टीकाकरण करा जाता है बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन इस स्केल पे नहीं होता है जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे 30 लाख को हमने वैक्सीनेट कर दिया एक हफ्ते में, वहां हम कितना करते हैं? 5 मिलियन करते हैं, 50 मिलियन करते हैं एक साल में। तो ये जो हमारी क्षमता थी वो थी, लेकिन अगर इसको डायरेक्शन ठीक दिखाई जाएगी तो ये कुछ भी अचीव कर सकती है। और जैसा आपने कहा, पूरे दुनिया में पहला देश हो गया है जिसमें 10 लाख टीकाकरण एक सिंगल डिजिट 6 दिन में, एक हफ्ते में कर दिया है, जबकि दूसरा कोई इसके करीब भी नहीं आता है। ये बड़े फख्र की बात है। लेकिन इसको ये भी बताना मैं चाहूंगा कि ऐसे ओवरनाइट नहीं हो जाता है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने टीका लाके छोड़ दिया वो टीकाकरण हो जाएगा। देखिए, टीकाकरण में लोगों की चिंताएं होती हैं, डाउट होते हैं, और उसमें उनको लगता है कि कोई साइड इफेक्ट आएगा, फायदा आएगा, किसको कौन सा लगेगा। ये नहीं कर सकते इसमें कि एक टीका किसी का लगा दें और दूसरा टीका किसी और का। इसमें जो है कई लाख लोग, मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग जो है वैक्सीनेटर और हेल्थ मेंबर्स जो है इन्वॉल्व हैं इसका टीकाकरण के लिए। 20 जो है हमारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत बड़ा स्केल पे होता है जिससे कि कोई चीज गड़बड़ ना हो। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमने 10 लाख टीके 6 दिन में करे। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि हमने 10 लाख टीके बड़े सुचारू रूप से करे और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ये वाकई बहुत बड़ी बात है जी। और डॉक्टर नरेश, आपसे WHO की भी बात करना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने भारत से कोरोना टीकाकरण के जो वैश्विक अभियान में एक बड़ी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि टीका उत्पादन की भारत की जो क्षमता है वो आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने कहा है कि भारत में देश में विकसित वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है, और ये भी कहा है कि भारत में वैक्सीन के उत्पादन के लिए जो भी संसाधन है वो विश्व टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी है। जी।
तो जब WHO आपके लिए इतनी बड़ी बात कहता है हमारे देश के लिए, तो इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो उसके आगे जाता हूं कि हम लोगों के जो लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी को आपने कोट करा था, वसुधैव कुटुंबकम, वो जो सोच है ना, वो इन सब से बहुत आगे की है। आप ये देखिए, सिर्फ ये टीका देने की बात नहीं है, इसमें हमारे एक बड़प्पन नजर आता है। जो छोटे छोटे देश है, पड़ोस के देश हैं, हमारे मित्र देश हैं, दराज दूर वाले भी हैं, उन सबके पास अगर ये क्षमता नहीं है तो उनको देना अच्छा है। एक वसुधैव कुटुंबकम वाली जो अपनी फीलिंग है वो दर्शाता है। मैं ये भी मानता हूं कि जो पड़ोसी देश हैं उसमें हम लोगों के बहुत सारे नागरिकों का आवागमन रहता है, काम करते हैं वो जी। और जैसा कि सिद्धार्थ जी आपके प्रोग्राम पे मैं कई महीनों से कह रहा हूं, कोई भी ऐसी बीमारी कोविड की तरह से जी, जब तक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, रिक्शा पुलर हमारा सेफ नहीं होगा, तब तक रिचेस्ट ऑफ द रिच को हम सेफ नहीं मान सकते। ऐसी हालत में अगर हम पड़ोसी देशों को दे रहे हैं, उसमें हमारा भी फायदा ही होगा, क्योंकि आवागमन उन लोगों का यहाँ आना, हमारा वहां जाना लगा रहता है जी। और सबको बचाव करके चलेंगे तो इसमें बड़े स्केल पे बचाव होगा। और देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके बावजूद हमने 1 दर्जन दूसरे देशों को टीकाकरण देने की बात करी है और दे रहे हैं, उसके बावजूद हमने सबसे ज्यादा टीके लगा दिए हैं जी। अब क्षमता होती है, ये नहीं है कि टीके रखे तो सभी एक ही दिन में लगा देंगे, ऐसा न अमेरिका कर पाया, न यूरोप कर पाया, कोई देश नहीं कर पाया जी। तो हमारी क्षमता प्रोडक्शन की तो है, इस्तेमाल करने की है, लगाने की है और दूसरों को सेवा भाव से मदद करने की भी है। ये बड़ी बात उभर के आती है और WHO भी इसको अगर स्वीकार करे तो ये बड़ी अच्छी बात है ये तो जी। और देश में अब तक 29,28,000 से भी ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डॉक्टर नरेश, जहां एक और पूरा विश्व मेड इन इंडिया वैक्सीन की प्रशंसा कर रहा है, हमारे देश का लोहा मान रहा है और आपदा की इस घड़ी में से संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों तक वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं और इसके बारे में भ्रामक खबरें भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए सिद्धार्थ जी, ऐसा है, जब कोई चीज नई आती है ना मार्केट में, और खासतौर से ऐसे समय आती है जबकि भारतवर्ष में हम कोविड के प्रकोप को काफी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम रहे हैं, जब नंबर्स कम आ जाते हैं और वैक्सीन आती है तो आप लोग उसकी जो ना अहमियत को पहचानते नहीं है। जो जितने मुंह उतनी बात जी। और ये बड़ी नेचुरल चीज है, लोगों के मन में शंका आती है, दुविधा आती है कि कोविड भी ठीक हो रहा है, मैं लूं कि नहीं लूं। आप देखिए, आप अगर मीडिया में देखेंगे, जो बड़े बड़े देश हैं उसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि उनमें इतना केसेस चल रहे हैं कि वो टीका लेने के लिए वो लाइनें लगी हुई हैं और पूछ रहे हैं हमको कब मिलेगा। यही टीका जो कि हमारे देश में मिल रहा है, यही टीका लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जो चीज है, इजी अवेलेबिलिटी एट ए टाइम, जबकि हमारे यहाँ काफी अच्छा कंट्रोल हो गया है, उसकी वजह से आती है। दूसरा ये है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें हर कोई जो है चाहता है कि मैं एक कदम आगे रहूं। उसमें वो ये नहीं देखता है कि मैं जो कर रहा हूं उससे समाज के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, और हर कोई अपनी ओपिनियन के नाम पे सारी चीज छापना शुरू कर देता है और उसमें भिन्न भिन्न तरीके और भिन्न भिन्न एंगल जो नजर आते हैं, उससे जो है पब्लिक के मन में दुविधा आ जाती है। और कोई भी टीकाकरण हो, हमारे यहाँ देखिए पोलियो का टीकाकरण हो, बच्चों का टीकाकरण हो, हेपेटाइटिस का टीकाकरण हो, स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण हो, मीजल्स का, किसी का भी हो जी, जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो टीकाकरण सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और यही बात हमें देखने में आई कि कुछ कुछ दुविधाएं आई, कई कारणों से आई, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मिसक्रिएंट्स ही थे जिन्होंने करी थी, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छी जो है मीडिया ने और लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, और ये जो इसका टीकाकरण का नंबर है वो भी बढ़ता गया है। तो इससे हमें चिंतित होने की बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि जैसे आप सिद्धार्थ जी यहाँ प्रोग्राम करते हैं, मीडिया के द्वारा हमको पब्लिक को ये और जागरूक करना है कि ये वही टीका है जो बाकी दुनिया भी ले रही है, और यही टीका है जो कि बाकी देश भारत को कहते हैं आप हमें भी थोड़ा सा मदद करके दे देंगे तो अच्छा रहेगा।
तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये सब नेचुरल चीजें, इसकी वजह से विचलित होने का कोई जरूरत नहीं है। जी, जैसा कि डॉक्टर नरेश कह रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए और इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर नरेश गुप्ता जैसे एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिनका इसके बारे में बहुत ज्यादा अनुभव है और उनसे सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर नरेश, इस बीच बहुत सारे हमारे कॉलर्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और आज की हमारी पहली कॉलर हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी बताइए रिंकी जी, आज आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? जी बिल्कुल, हम कॉल किया, सवाल बिल्कुल करें। क्या कि आप शुरू में वैक्सीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया और डॉक्टर सर ने भी उसके बारे में बहुत सारा बताया, तो सर मेरे मन में एक दुविधा चल रही है और मैं समझती हूँ डॉक्टर सर जरूर उसका निदान करेंगे। तो जो मेरा वैक्सीन है वो वहाँ पर कारगर साबित नहीं हुआ, दूसरा चल, तो सर हम कैसे मान लें कि जो हमारे देश में बना है, हमारे देश में भी नया कोरोना वायरस आया है, तो सर कितना कारगर साबित होगा, थोड़ा इस पे बताएं डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जी डॉक्टर नरेश, अगर हम देखें तो जो नया स्ट्रेन है इसको लेके लोग बहुत रहता है कि कैसे ये दूसरे नए स्ट्रेन्स पर हमारा टीका कितना कारगर होगा और इसमें हमने देखा कि आईसीएमआर ने भी इसके बारे में बताया है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है इसके बारे में। देखिए रिंकी जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और ये सवाल सिर्फ हमारे यहीं पे नहीं उठ रहा है, ये पूरी दुनिया में उठ रहा है। ये जो कोविड का वायरस है ये रोज अपना रूप थोड़ा थोड़ा बदल लेता है, जैसे कह लीजिए अपनी ड्रेस बदल लेता है रोज जी। उसकी वजह से हम चिंतित नहीं होते हैं। वो ड्रेस कुछ भी बदल ले, वैक्सीन जाके उसके ऊपर असर करती है। और ये देखने में आया है कि अगर हम मान लीजिए 1.25 लाख हमने उनकी सिक्वेंसिंग करी है दुनिया भर में, उसमें कम से कम 15,000 बार ऐसा देखा गया है कि वो ड्रेस बदल लेता है। 15%, 100 में 15 दिन बदल लेता है। लेकिन वो हजारों में कभी कभी ऐसा होता है जिसका कि असर थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। आमतौर से जब वो बदलता है, बड़ी मेजर तरीके से ड्रेस बदलता है अंदर बाहर की, तो उसमें उसी का नुकसान होता है। लेकिन कभी कभी वो नुकसानदेह बन जाता है, जैसे कि आपने आजकल ये रिंकी जी ने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में जो स्ट्रेन आया वो ज्यादा ट्रांसमिट होता था, उसके बाद आया कि साउथ अफ्रीका में होता था, तो उसके बाद ब्राजील का भी बीच में आया था। और शुरू में याद होगा एक जी स्ट्रेन करके आता था D614G, जो कि शुरू में चाइना से आ गया था और वो स्ट्रेन भी ऐसा ही आया था कि वो बहुत फैलता है। देखिए इस बात को 8-10 महीने हो गए हैं, लेकिन वो स्ट्रेन सारे में फैल गया। जितनी सीक्वेंसिंग आई उसमें देखा 3 में से 2 में वो स्ट्रेन है। पर उस स्ट्रेन की वजह से न तो दुनिया के जो कंट्रोल करने में इसको कोविड को उसके ऊपर कोई असर पड़ा, दुनिया में कंट्रोल हो ही रहा है, और न उसका असर उस वैक्सीन पे पड़ा जो कि अभी बन के आई है, चाहे वो भारत से बन के आई है चाहे वो बाहर से बन के आई है। मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे यहाँ कोवैक्सीन की वैक्सीन है वो वही वैक्सीन है जो कि इंग्लैंड में भी बनी और टेस्ट हुई, अमेरिका में भी हुई, ब्राजील में भी हुई। ये सारी वैक्सीन जो है वो पुराने जो वेरिएंट स्ट्रेन थे उसमें इफेक्टिव थी। अब जो नए स्ट्रेन आते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। अब टेस्टिंग 2 तरह से होती है, एक तो लैब में होती है और एक बाद में एक्चुअल टेस्ट करके देखते हैं। तो जो लैब की टेस्टिंग है उसमें ये आया है कि ये जो वैक्सीन बन रही है ये उन स्ट्रेन के, उन वेरिएंट म्यूटेशंस के अगेंस्ट में कारगर है जो कि नए आ रहे हैं। अब लैब में करते हैं उसमें थोड़ा 19-20 होता है कि अच्छा ठीक है 95% नहीं है, 90% है, लेकिन वो उसके ऊपर है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाएगी, रियल लाइफ में हो सकता है कि उससे 1-2% नीचे भी आ जाएगी। लेकिन ये मानना सारे साइंटिस्ट का आज ये है कि जितने अभी नए हमें वेरिएंट या म्यूटेशन मिले हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन कारगर रहेगी। बिल्कुल, और जैसा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का भी वक्तव्य आया है जिसमें कहा गया है कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है और साथ ही ये भारत में कोविड-19 वायरस के मौजूदा स्ट्रेन के लिए भी उतनी ही असरदार है। और इस बीच हम रुख करेंगे बिजनौर उत्तर प्रदेश का, जहां से आसिफ चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आसिफ जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी आसिफ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी मैं शिवहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी बोल रहा हूँ सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार आसिफ जी।
जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि टीका हमें अब लगेगा, जब भी लगे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर के खाना खाने के बाद लगेगा या खाली पेट लगेगा, सिर्फ ये सवाल है मेरा सर। जी डॉक्टर नरेश, ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा कि टीका लगवाने के पहले आपको खाली पेट लगवाना पड़ेगा या आप कभी भी लगवा सकते हैं इसे। देखिए, टीका लगाने में खाली पेट या खाने के बाद लगाने का कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। और आसिफ जी, ये भी मैं बता दूं, इतने लाखों को जो टीका लगा है, देखिए आसान नहीं है 30 लाख लोगों को टीका लगाना एक हफ्ते में। तो ये जो टीका लगा है इतना सारा, ये पूरा दिन लगता है। तो किसी का सवेरे टाइम आता है, किसी को दोपहर को आता है। तो आप ये बेफिक्र रहें, आप जिस हालत में हैं अच्छी हालत में जाइए। जिसको बीमारी है कोई, उसको टीका नहीं लगाया जाएगा। किसी को बुखार है, अस्पताल में दाखिल है, सीरियस है, लेकिन जिसकी बीमारी ऐसी है जो कि कंट्रोल में है, उसको टीका लगाया जाएगा। खाली पेट नाश्ता करने के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, और अब हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से प्रदीप गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार सर। जी प्रदीप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा 2 सवाल है, छोटा छोटा। जी सर, पहले तो ये पूछना चाहूंगा सर कि जैसे हम पैदल चलते हैं तो सर ये लोग गाड़ी चलाते वक्त धूम्रपान करके थूकते हैं तो कितने सुरक्षित है। और सर मेरा ये दूसरा सवाल था सर कि पहले की तरह जिंदगी कब जिएंगे सर, ऐसा लगता है। जी डॉक्टर नरेश, पहला ये सवाल इनका ले लेते हैं कि जब हम कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है या इधर उधर अगर वो थूकता है तो ऐसे में कोरोना के संक्रमण की कितने बड़े चांसेस होते हैं। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, जो आपने सवाल उठाया है, जो धूम्रपान करता है, चाहे वो गाड़ी में करता है, चाहे वो पार्क में करता है, वो आपके लिए भी नुकसानदेह होता है, चाहे आप धूम्रपान नहीं करते। वो थूकता है, वो आपके लिए और सबके लिए नुकसानदेह होता है। और ये नुकसानदेह सिर्फ कोविड के संबंध में ही नहीं है, ये दर्जनों दूसरी बीमारियों के लिए है। और इसीलिए आप देखेंगे कि धूम्रपान पे रोक लगा दी गई है कानूनन कई सालों से, और थूकने पे भी रोक लगा दी है, उसके ऊपर फाइन लगता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग करते हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हों, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे कोई भी हो, ये गलत काम करते हैं। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों को बताएं और समझाएं कि इससे सिर्फ कोविड ही नहीं फैलता है, बाकी भी कई बीमारियां फैल सकती हैं। इसको रोकना होगा, उनको मास्क लगाने के लिए बोलना पड़ेगा, धूम्रपान कम करने के लिए बोलना पड़ेगा, और थूकने के लिए बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। दूसरा सवाल सिद्धार्थ जी था कि हम पुराने नॉर्मल टाइम में कब जाएंगे। जी देखिए ऐसा है, ये जो है ना, ये अपने मन से विचार निकाल देना चाहिए कि जो पुराना समय था वो नॉर्मल था। पुराना समय नॉर्मल नहीं था। पुराने समय में हम ज्यादा थूकते थे, पुराने समय में ज्यादा धूम्रपान करते थे, पुराने समय में हम एक दूसरे के ऊपर सांस छोड़ते रहते थे, पुराने समय में हम हाथ पैर इतने नहीं धोते थे जितने की शायद हमारे उसमें बताए गए थे पुराने तौर तरीकों में। जी हम सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल करते थे। तो ये बात हमको मान के चलनी पड़ेगी कि ये जो नया समय आया है, ये नया नॉर्मल नहीं है, ये ही नॉर्मल है। पुराना जो समय था वो नॉर्मल नहीं था। तो आप इसमें जीना सीखें, इसको अपनाना सीखें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर हम इस न्यू नॉर्मल, जिसमें कि मास्क का पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, सुरक्षित दूरी एक दूसरे से बनाने की बात कही गई है, और इधर उधर न थूकने की बात है, हम सार्वजनिक रूप से धूम्रपान न करने की बात है। इस तरह का जब हम बिहेवियर अपनाते हैं तो न सिर्फ अपने को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं, और कोरोना से ही नहीं बल्कि दूसरी महामारियों से भी एक दूसरे का, इन्फेक्शियस डिजीज से एक दूसरे का बचाव करते हैं। डॉक्टर नरेश जी। और इस बीच हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में अनोखे सिंह जी का। अनोखे जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर जी नमस्कार। जी अनोखे जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी, ये स्वस्थ आदमी और अस्वस्थ आदमी दोनों को लगेगा ये टीका? जी डॉक्टर नरेश, क्या हर व्यक्ति को ये टीका लगेगा, जो स्वस्थ है उसे भी और जो स्वस्थ नहीं है उसे भी? देखिए, ये टीका सबको दिया जाएगा क्योंकि कोरोना जो है किसी भी इंसान को हो सकता है। लेकिन ये कि जिस
व्यक्ति को या जिस सेगमेंट को सबसे ज्यादा रिस्क होता है उसको पहले दिया जाएगा। और रिस्क किस चीज का, कि उसमें जो है सीरियस नहीं कोरोना होना चाहिए, आईसीयू में नहीं जाना चाहिए, जान को खतरा नहीं होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी चीज देखी जाएंगी। कुछ लोगों को टीका नहीं दिया जाएगा। ये अभी जैसे बच्चे जो हैं उनको ये टीका नहीं दिया जाएगा क्योंकि बच्चों के ऊपर इसकी कोई रिसर्च नहीं हुई है। गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये टीका नहीं दिया जाएगा। और जिनको कोविड ऑलरेडी हो रहा है उनको टीका नहीं दिया जाएगा। वो पूरी तरह से रिकवर होंगे, उसके बाद में सोचा जाएगा उसको टीका देने की। जिनको प्लाज्मा भी दिया गया उनको टीका नहीं दिया जाएगा। जिनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी हालत अच्छी नहीं है, देखिए कई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज ऐसे होते हैं अस्पताल में दाखिल हैं और बड़े सीरियस हैं, उनको टीका नहीं दिया जाएगा। किसी को कोई ऐसी पुरानी एलर्जी है उसको नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जब आपका टीके का नंबर आएगा। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं उसमें इस टीके का फायदा है। किसी इंसान को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है और वो अपना दवाई लेके ठीक ठाक चलता है, उनको इस टीके का ज्यादा फायदा है और उनको ये टीका दूसरे चरण में ही देना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये टीका जो है स्वस्थ और अस्वस्थ से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें कि इसका अभी स्टडी नहीं हुआ है उनको नहीं दी जाएगी, बाकी सबको मोटे मोटे तौर पे दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि आपको ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये टीका अभी नहीं दिया जा रहा। जी। और इस बीच राजस्थान जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश जी कार्यक्रम में। प्रकाश जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी, आपको डॉक्टर साहब को मेरा सप्रेम नमस्कार। जी बताइए प्रकाश जी, आज आप क्या जानना चाहते हैं? प्रकाश जंगीर बोल रहा था सर। जी प्रकाश जी। डॉक्टर साहब से दो जिज्ञासाएं पूछ रहा था डॉक्टर साहब से। एक तो ये पूछ रहा था कि जैसे दिव्यांग लोग हैं, जैसे कोई पोलियो का शिकार हो चुका पहले जी, या दृष्टिबाधित हैं या और भी जैसे कई तरह के वो आ जाते हैं, उनको भी वैक्सीन लगेगा? और दूसरा सर ये पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए एंटीबॉडी बन गई और 1 साल या 2 साल बाद में फिर से टीकाकरण होगा? जी डॉक्टर नरेश, पहला सवाल लेते हैं कि क्या दिव्यांग जनों में भी ये टीकाकरण होगा? जी सिद्धार्थ जी, जितने दिव्यांग जन हैं उनको भी ये टीका दिया जाएगा। और सिर्फ ये कि वो जो जनरल कंडीशंस हैं जो हमने बताया, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे भी डाली है और हर टीकाकरण के सेंटर में, उसको नजरअंदाज नहीं करा जाएगा। बाकी दिव्यांग जनों को भी ये टीके का फायदा होगा और उनको दिया जाएगा। और इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा है कि एक बार टीकाकरण के बाद हमारे शरीर में कितने दिनों में एंटीबॉडीज बन जाएगी और फिर वो कितने दिनों तक एक्टिव रहेंगी, हमें दोबारा टीका कब लगवाना होगा? देखिए, ऐसा देखा गया है, जो साइंस की रिसर्च आई है, कि जब टीका लगता है उसके 2 हफ्ते के बाद जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अच्छी मात्रा में बने, तो इसलिए जो है 3 या 4 हफ्ते बाद हमारे देश में दूसरा टीका दिया जाता है जो कि और उसको बढ़ा के रखता है। तब तक जो है काफी सारी एंटीबॉडीज बन भी जाती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जब पीछे सर्वेज करे गए थे उसमें देखा था वो कई महीनों तक रहती हैं। जी। लेकिन ये जो टीकाकरण करा जा रहा है, ये बीमारी के लिए करा जा रहा है जिसका कि हमें इतनी जानकारी है जितनी कि लैब में और साइंस ने बताई है। जो रियल लाइफ में टीके दिए जाएंगे उसके बाद आगे वो कैसे बिहेव करेंगे वो कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ टीके होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा का होता है, वो हर साल उसको थोड़ा अपडेट कर देते हैं। कुछ टीके ऐसे होते हैं जो कि शुरू से चलते हैं, जैसे कि पीलिया के होते हैं, वो ऐसे ही चलते रहते हैं क्योंकि उसमें इतनी तब्दीली नहीं आती है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी मान के चला जा रहा है कि 6-8 महीने तक तो उसका असर है ही है और तब तक हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हमारा जितना टीकाकरण हो रहा है उसका जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा एक सारा डेटाबेस रखा जा रहा है। तो ये जो है सारा डेटाबेस से हमें पता चल जाएगा कि ये 6 महीने से बढ़ के 12 महीने जा रहा है कि उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है। तो ये पूरा सीजन और जो ये प्रकोप का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, आउटब्रेक जो है, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, उसको वो कंट्रोल कर पाएगा और हो सकता है कि उसके बाद हमें इतनी जरूरत भी ना पड़े और ये ही टीका जो है सक्षम रहे। जी। और इस बीच राजस्थान बाड़मेर से जूना राम जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जूना राम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं?
जी, पहले कोरोना काल में आम जनता की सेवा करने वाले डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों को जुंजाराम का सलाम। जी, हम सभी का सलाम है उनको। डॉक्टर साहब आज आपके साथ हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मुझे ये जानना है कि आम जनता को वैक्सीन ग्राम स्तर पर उपलब्ध होगी या ब्लॉक स्तर पर? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि आम जनता है उसको वैक्सीन गांव-गांव में उपलब्ध होगी या ब्लॉक में स्तर पे उपलब्ध होगी? देखिए, ऐसा होता है कि ये जो वैक्सीन है, ये जब आती है बॉक्स में आती है, वो ऐसी आती है कि उसमें हम 1-2 वैक्सीन अलग अलग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को लगानी है। तो 3000 जैसे सेंटर बनाए वो पूरे देश में, उसमें देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो ब्लॉक में तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन गांव में अगर छोटा गांव है वहां पे वो सेंटर बनाने का कोई फायदा नहीं होगा जी। पर जैसे आप देखते हैं इलेक्शन में होता है, अगर आपका कोई चीज थोड़ी दूर है तो आपको कुछ साधन दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी ये नहीं देखा जाएगा कि उसको वैक्सीन ना मिले। ये वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि आपको लेने में दिक्कत होगी। याद रखें, ज्यादातर वैक्सीन लेने वाले लोग स्वस्थ लोग हैं, उनको अगर थोड़ी दूर ले जाना भी पड़ता है जिससे कि सबको एक साथ दे दें और नंबर जो है हम ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी दे पाए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है कि हम ब्लॉक लेवल पे भी अगर इसको करते हैं। जी, और इस बीच जम्मू से हमारे साथ रंजन जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रंजन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मैं मतलब कहना चाह रहा था कि जब ये अपना पहले महामारी फैली जी, तो जो हमारे साइंटिस्टों ने एक हमें गाइडलाइन दी कि आपने मतलब मास्क पहनो, है ना, और दूरी बना के रखो। ये तो सर मतलब 100% सक्सेसफुल भी रहा है जी, गारंटी के साथ, है ना साहब? अच्छा, फिर अभी आप कह रहे हैं कि वैक्सीन भी लगाओ। वैक्सीन लगाना सर, वैक्सीन के साथ साथ हमने आपकी दी हुई गाइडलाइन का भी पालन करना है सर जी। जो बंदा वैक्सीन लगा लेगा आज से 6 महीने के बाद, उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं वैक्सीन से मतलब बचा हूं या फिर उस अपने पुरानी गाइडलाइन से महामारी के लिए? जी डॉक्टर नरेश ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा कि हम वैक्सीन की वजह से हमारा बचाव हो रहा है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से? जी देखिए सिद्धार्थ, ये जो है ना मन में बड़ी दुविधा आती है कि जब हमने वैक्सीन लगा ली, हम जाते हैं ना आराम से, फिर क्यों दिक्कत आ रही है? एक बात का ध्यान रखें, ये जो वैक्सीन है ये 100% गारंटी नहीं है। और ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन पानी से धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, ये भी 100% गारंटेड नहीं है। अगर कोई चीज 100% गारंटेड होती है, हम बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोनों को जब मिला के चलेंगे तो हम तकरीबन 100% पे पहुंचने की बात कर सकते हैं, 90, 95, 99% पे। अब उस केस में हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि मास्क लगाने से इतना फायदा आता है, साबुन धोने से इतना फायदा आता है, वैक्सीन से इतना आता है। लेकिन जो इंसान सारी चीज कर रहा है और उसका बचाव हो रहा है, उसमें फिर हम ये चिंता नहीं करते कि उसको फायदा ए से आया कि बी से आया, वैक्सीन से आया कि मास्क से आया कि सोशल डिस्टेंसिंग से आया। उसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका हम बचाव करें इस बीमारी से, जो कि कभी कभी घातक सिद्ध हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, बचाव बहुत बड़ी चीज है। श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, माई प्लेजर कि आपने मुझे मौका दिया। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नरेश ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।